हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं और जिनको फॉर्मूले नहीं पता वो न्यूमेरिकल भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्त। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, बल्कि कॉपी पे लेकर बैठिएगा और एक एक प्रश्न को एक एक फॉर्मूले को नोट डाउन करते हुए समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है सबसे पहले क्लास 12 केमिस्ट्री और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2026 और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे जी। कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 50 नहीं, महत्वपूर्ण जितने भी फॉर्मूले हैं सब पर डिस्कस करेंगे। लगभग 15 से 20 इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, लगभग 20 फॉर्मूले होंगे, तो सभी को देख लेंगे। सबसे पहली बात एक एक को हम समझाएंगे, सिखाते हुए चलेंगे जी आपको। चलिए, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है मोल प्रभाज का। तो मोल प्रभाज XA = NA / NA + NB होता है, जहां पर XA क्या है, मोल प्रभाज है, A घटक का मोल प्रभाज। यहाँ पे Na क्या है, A घटक के मोलों की संख्या, और यहाँ पे Na मतलब A घटक के मोलों की संख्या। अब Nb क्या है, तो B घटक के मोलों की संख्या। अब ये घटक क्या है, ये सभी हमने मोल प्रभाज टॉपिक इसको पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने बता दिया है। तो आप जरूर मोल प्रभाज जो टॉपिक है इसको जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपको परेशानी ना हो। दूसरा आता है मोललता। अब मोललता का यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये है मोललता का फॉर्मूला जो है मोललता M = विलायक के मोल बटे विलायक का भार, वो भी केजी में। तो मोललता = होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के भार, वो भी किलोग्राम में, ठीक है। तीसरा हमारा आता है मोलरता, मतलब मोलरता। तो मोलरता का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता M = विलायक के मोल बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझते होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट आता है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम का फॉर्मूला है PA = XA × PA0, जहां पर PA क्या है, PA क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले PA क्या है, तो आंशिक वाष्प दाब है। राउल्ट्स के नियम में हमें बताया गया है कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो A का ये आंशिक वाष्प दाब है जो है PA, वही XA है, इसका मतलब A घटक का ये क्या है, मोल प्रभाज है, जिसे हम XA कहते हैं, A घटक का मोल प्रभाज। और यहाँ पे P0A है, तो ये क्या है, ये एक नियतांक है। क्या है, ये एक नियतांक है PA0, ठीक है ना। अगला हमारा आता है, जितना समझ के, अगला हमारा आता है क्वथनांकों का उन्नयन, मतलब क्वथनांकों में उन्नयन। तो क्वथनांकों में उन्नयन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है जो है del TB = KB × M, जहां पर del TB क्वथनांकों का उन्नयन है, यहाँ पे KB क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें, यहाँ पे KB होगा। तो KB यहाँ पे क्या है जी, तो KB है विलायक का क्वथनांक स्थिरांक, विलायक का ये क्वथनांक स्थिरांक है। M क्या है, विलयन का मोललता है, ये क्या है, विलयन की मोललता। ये सब हमने साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला आता है हिमांक का अवनमन, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है del TF = KF × M, जहां पर del TF क्या है, del TF है हिमांक का अवनमन। यहाँ पे KF क्या है, KF यहाँ पे KF क्या है, तो ये आप याद रखेंगे, जो KF है वो विलायक का हिमांक स्थिरांक है, और यहाँ पे M क्या है, विलयन की मोललता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपको फॉर्मूले, अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर डिस्कस किया है जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए लेते हुए चलिएगा अच्छे तरीके से, सभी को हमें फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले हमें समझ लेना है और देख भी लेना है। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया 7th नंबर फॉर्मूला, परासरण दाब। अब परासरण दाब को P से प्रदर्शित या पाई से भी प्रदर्शित करते हैं।
परासरण दाब को पाई से या पी से प्रदर्शित करते हैं। अब पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, जहां सी क्या है, विलयन का मोलर सांद्रता है, यहाँ पे आर क्या है, गैस स्थिरांक है, और टी क्या है, परम ताप है या सम तापमान भी कह सकते हैं। अगला आता है ओम का नियम। ओम के नियम से हमें फॉर्मूला था V इक्वल टू I इंटू R होता है, जहां V विभवांतर है, I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध है। अगला आता है प्रतिरोध, यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रतिरोध R इक्वल टू रो L बाई A, जहां पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, और A क्या है, चालक के मोटाई है या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहाँ पे मैं बता दूं, केवल विशिष्ट प्रतिरोध का, यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला कोई पूछ ले, विशिष्ट प्रतिरोध का यदि हमसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R A बाई L हो जाएगा, R A बाई L हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यदि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला कहें तो R A बाई L हो जाएगा। अब केवल प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछे तो यहाँ पे रो L बाई A हो जाएगा, रो इंटू L बाई A। ठीक है, तो ये आप रखेंगे। अगला आता है, यहाँ पे ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पे A क्या है, A मान लेते हैं ये चालक है, तो चालक तार की जितनी मोटाई होगी वो है A, और L क्या है, इस चालक की लंबाई है वो है L। ठीक है ना, ये है जी। अगला आता है चालकता। चालकता किसे कहते हैं, चालकता कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ये के नहीं, ये कप्पा है। मैं कप्पा को बता दूं तो इस तरीके से कप्पा दर्शाया जाता है। तो कप्पा के इक्वल टू 1 अपन रो, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1 अपन रो है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता इक्वल टू क्या होता है, मोलर चालकता को चाहे m से प्रदर्शित करते हैं या लेमडा m हम कह सकते हैं, लेमडा m से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाई c होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा आता है निष्ठ समीकरण। अब निष्ठ समीकरण का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है, जो निष्ठ समीकरण का फॉर्मूला है वो क्या है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 अपान mn प्लस, जहां E क्या है, E है इलेक्ट्रोड विभव, E नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पे ये 2.303 एक नियतांक है, R क्या है, गैस स्थिरांक है, T क्या है, तापमान है या परम ताप हम कह सकते हैं, N क्या है, मोलों की संख्या, F क्या है, फैराडे नियतांक है, और यहाँ पे log एक कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे Mn प्लस क्या है, धातु आयन की सांद्रता है। तो ये सब आपको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। हालांकि ये सभी जितने भी हम फॉर्मूले बता रहे हैं, जैसे निष्ठ समीकरण का, मोलर चालकता का, चालकता का, परासरण दाब का, ओम का नियम, प्रतिरोध, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और सभी को आपने अगर पढ़ा है तो ये फॉर्मूले भी आपने पढ़ा होगा, और जब पढ़े हैं तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। हालांकि सब हमने करा दिया है, सब हमने करा दिया है। लगभग 4 चैप्टर का केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करा दिया है। 5वां जो चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में 5वां चैप्टर चल रहा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसका लगभग 4 लेक्चर हो गए हैं। 5वां लेक्चर और 2 लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो 5वां अच्छा था, 2 लेक्चर और आएंगे आपके। तो मैं यही कहूंगा दोस्त कि मन लगा के केवल आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई नीड है जी, पढ़ाई नीड है, तो जरूरी है पढ़ाई करना, जरूरत है हमें, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है 12 तक हमने देखा, अब आता है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, जो है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर P इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये इरेज नहीं चाहिए, गलत फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं अभिक्रिया का दर का फॉर्मूला। देखिए तो अभिक्रिया की दर को हम किससे, अभिक्रिया को दर से R से हम प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू क्या होता है, डेल C बाई डेल T होता है। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है अभिक्रिया का दर का, जहां पर R क्या है, अभिक्रिया की दर है या वेग हम कह सकते हैं,
यहाँ पे डेल सी क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और डेल टी क्या है, टी है समय में होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना। अगला हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक k = 2.303/t log a by a - x होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। यहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, और a क्या है, वियोजन की मात्रा है, सॉरी a क्या है, अभिकारकों की मात्रा है, ठीक है ना। a यहाँ पे अभिकारक की मात्रा हम कह सकते हैं, ये x क्या है, वियोजन की मात्रा है। अगला हमारा आता है कि अर्ध आयुकाल t हाफ इक्वल टू क्या होता है, अर्ध आयुकाल t हाफ इक्वल टू होता है, अर्ध आयुकाल t हाफ इक्वल टू 0.693/k होता है, जहां पर यहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक है, और t हाफ क्या है, अर्ध आयुकाल है, ऊपर ये वैल्यू दिए गए हैं। तो ये था दोस्त इस चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हमने बताने का आज के इस वीडियो में प्रयास किया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि फिजिक्स में आपके लगभग हमने 50 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे जिसको आपने तैयार किया है। अदरवाइज यदि आपने फिजिक्स के 50 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स का फॉर्मूले का, तो जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स के भी फॉर्मूले जरूर आप देख लीजिए। अब केमिस्ट्री का आप केवल 15 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्त, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।